वेलकम क्लास। हम तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले में दिखा चुका हूँ और एक बार हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं इसको कि सबसे पहले मैंने आपको तंत्रिका के बारे में कि वो फंक्शन किस प्रकार से करता है, तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, ये मैंने आपको एक टिपिकल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की हो सकती है। इसमें कुछ आधार लेकर के और हम इनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस कि उस तंत्रिका कोशिका से प्रवर्ध कितने निकल रहे हैं, इस संख्या के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका अध्रुवीय प्रकार या एपोलर न्यूरॉन। तो एपोलर जो न्यूरॉन है ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं और जैसा कि नाम जो है सजेस्ट कर रहा है कि एपोलर यानी इनमें कोई भी प्रवर्ध नहीं पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ये जब हमारे एम्ब्रियो में का विकास हो रहा होता है, भ्रूणीय विकास के दौरान ये भ्रूणीय तंत्रिका जब बनती है तो उसका जो न्यूरो एक्टोडर्म होता है उसमें इस प्रकार के न्यूरॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ओके, देन यूनिपोलर यानी यूनि का मतलब एक और पोल का मतलब ध्रुव, एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स। तो जो नाम सजेस्ट करता है कि इसमें केवल एक ही प्रवर्ध होता है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो तंत्रिकाएं हैं उनमें दो प्रकार के प्रवर्ध जो तंत्रिका कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो जो एक ध्रुवीय हैं इनके न्यूरॉन में केवल एक ही प्रवर्ध निकलता रहता है जो एक्सॉन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इनमें डेंड्रॉन का अभाव होता है। अब डेंड्रॉन करता क्या है ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये संवेदनाओं को साइटोन या कोशिका काय की तरफ ले जाता है, तो वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? कुछ स्पाइनल नर्व्स जो है हमारी उनके पोस्टीरियर पार्ट में और कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। आपने डिसेक्शन में स्कोलेडोन के जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम भी बनाना है, मैंने बताया था आपको ये। तो उसमें से कुछ तंत्रिकाएं, जैसे हम एग्जांपल लें ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है आपकी, उनमें ये न्यूरॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं कि इनमें केवल एक ही प्रवर्ध जो है वो निकला रहता है, क्योंकि इनको सूचना लेनी नहीं है, सूचना को ये ट्रांसफर करने का काम वहां पर करते हैं। देन थर्ड टाइप बाइपोलर न्यूरॉन्स या द्विध्रुवीय न्यूरॉन। तो इनमें दोनों ही प्रवर्ध जो हैं वो पाए जाते हैं। दोनों प्रवर्ध से हमारा मतलब एक्सॉन और डेंड्रॉन, ये दोनों प्रवर्ध इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो कहाँ पाए जाते हैं ये जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो रेटिना है वहां पर ये पाए जाएंगे। और एक होता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बहुध्रुवीय। तो इनसे एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्रोन जो है वो निकलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको ये कवर जो फोटो है इसका वीडियो का, उसमें मैंने आपको ये डायग्राम जो दिखा रखा है ये आपका मल्टीपोलर होता है। अब ये न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? ये हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो ए ध्रुवीय हो गया, कोई प्रवर्ध नहीं। एक ध्रुवीय एक प्रवर्ध यानी कि केवल एक्सॉन होगा। द्विध्रुवीय दोनों प्रवर्ध होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन। और मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्रॉन जो है वो होते हैं। ये इन शॉर्ट इन समरी में है। अब यहाँ देखिए, अब इसको
ये आपका हो गया बाइपोलर। बाइपोलर जिसमें हमने कहा था कि एक्सॉन और डेंड्रॉन जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक डेंड्रॉन है और इससे निकलने वाला एक एक्सॉन है, ठीक है। और ये यूनिपोलर, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं और इनमें केवल एक्सॉन ही पाया जाता है, डेंड्रॉन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। मल्टीपोलर में हमने कहा कि इसमें कई सारे डेंड्रॉन होंगे यहाँ पर और एक एक्सॉन जो है वो होता है। और पिरामिडल सेल या एपोलर जिसको हम कहेंगे कि उसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, कोई एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये बेसिक न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं तंत्रिका के प्रवर्ध के आधार पर। ये अब ये जो फंक्शन कर रहे हैं कोशिका की जो कार्यकी है इनकी, या हम कहें कि इनकी क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि ये कौन सा फंक्शन जो है वो कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो क्रिया के आधार पर निम्न समूह में इसको वर्गीकृत किया जाता है, जो कि 4 प्रकार यहाँ पर हैं। पहला, अभिवाही या संवेदी न्यूरॉन, एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन काम क्या करते हैं हमारे शरीर में कि ये ग्राही अंगों से संवेदना ग्रहण करके उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई चीज देख रहे हैं या जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आपके कान में जो कि हमारा एक संवेदी अंग है, वहां जो न्यूरॉन्स हैं वो इन वाइब्रेशंस को ग्रहण करके और मस्तिष्क में हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजते हैं, जहां पर कि उनका एनालिसिस होता है और आप ये समझ पाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। दूसरे प्रकार के न्यूरॉन अपवाही या चालक न्यूरॉन, इनको हम इफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये काम क्या करते हैं कि ये न्यूरॉन्स आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों तक ले जाते हैं। जैसे आपने, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक शेर की आवाज सुनी दहाड़ने की, जंगल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके संवेदी न्यूरॉन्स जो पहला टाइप हमने पढ़ा है वो काम करेंगे और वो संवेदना को आपको ब्रेन तक देंगे। अब ब्रेन जो है वो क्या करेगा, इसका एनालिसिस करेगा और हमारी मसल्स को ये निर्देश देगा कि आप जल्दी से संकुचित और प्रसरित हो, यानी कि अब जो इंडिविजुअल है उसको वहां से भागना है, ठीक है। तो ये भागने का जो संदेश जो पेशियों तक आया है वो इन चालक न्यूरॉन्स के द्वारा आता है, ओके। देन थर्ड टाइप इज संबद्ध न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, या इनको एडजस्टर न्यूरॉन कहते हैं। एसोसिएटेड न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन। अब जैसा हमने कहा था कि एक तो अभिवाही हो गया और एक अपवाही हो गया, अब इन दोनों के बीच में समन्वय करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला भी एक न्यूरॉन जो है वो होगा कार्य के आधार पर। तो ये क्या काम करते हैं कि ये संवेदी और चालक न्यूरॉन के बीच में होते हैं और ये संवेदनाओं को अनेक दिशाओं में प्रसारित करते हैं, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो इनका जो संबंध है वो थॉट्स प्रोसेस से है, हमारे सोचने की क्षमता जो है वो उससे है, हमारी फीलिंग्स से है, हमारी इमोशंस भावनाओं से है, और जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसके एनालिसिस में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। और एक चौथा प्रकार क्रिया के आधार पर, जिनको हम न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो कहते हैं। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, वो पिट्यूटरी जो इन हार्मोन का श्रावण करती है, वो हार्मोन उसके द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं और वो वहां पर स्टोर किए जाते हैं ताकि आवश्यकता होने पर उनका सिक्रीशन जो है वो किया जा सके। तो इस प्रकार के न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, और ऐसे हार्मोन्स को हम न्यूरो हार्मोन्स जो हैं वो कहते हैं। जैसे आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जो हैं वो सभी आपके न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स जो हैं वो होते हैं। तो इनमें जो एक्सोन है उसका अंतिम सिरा जो है वो ब्लड कैपिलरीज के पास में होता है और ये तंत्रिका तंत्र में आवेगों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की क्षमता जो है वो रखते हैं, यानी कि जब आवश्यकता होगी तब ये उन हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो वहां से करते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं उद्दीपन क्या होता है। तो देखिए,
उद्दीपन को, इसके पहले कि हम इसके बारे में आगे चलें, उद्दीपन का मतलब होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि शरीर के बाहर या हमारे आंतरिक वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण से हमारी मसल्स या न्यूरॉन्स जो हैं या पूरा ही जंतु, उनको अगर वो स्टिमुलेट कर सकता है तो उसको हम उद्दीपन कहेंगे। और उद्दीपन जो है वो अनेक प्रकार का हो सकता है। ऐसे उद्दीपन जिनको कि देख करके हम प्रतिक्रिया करते हैं, है ना, वो आपका क्या, कौन सा उद्दीपन कहलाएगा? देखने वाला विजुअल, है ना, सुनने वाला श्रव्य, देखने वाले को दृश्य कहेंगे हिंदी में हम, दृश्य उद्दीपन, श्रव्य उद्दीपन, या कुछ ऐसे रसायन जो हैं उनको हम कहेंगे रासायनिक उद्दीपन। तो ये जो संवेदना ऊतक में उत्पन्न होती है उसमें उद्दीपन की तीव्रता एक निश्चित स्तर की होनी चाहिए और वो मिनिमम पोटेंशियल का या उस कम से कम क्षमता का उद्दीपन जो कि कोई परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या देहली उद्दीपन कहता है। और ये वो उद्दीपन की मिनिमम मात्रा है। बाद में हम आल और नन ला जब पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि वो कम से कम उसकी मात्रा जो कि आवेग उत्पन्न कर सकती है उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। जैसे मैंने एक्सक्रीशन में आपको बताया था उत्सर्जन में कि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, तो थ्रेशोल्ड का मतलब इसको हिंदी में हम देहली उद्दीपन कहते हैं यहाँ पर। ओके, अब ये किस किस प्रकार के होते हैं? मैकेनिकल स्टिमुलस, यांत्रिक उद्दीपन, यदि कोई ऊतक यांत्रिक कारणों से उत्तेजनशीलता दर्शाता है तो उस कारक को यांत्रिक उद्दीपन कहा जाता है। जैसे स्पर्श, छूना। अब छूने से क्या मतलब हुआ? जैसे अगर कोई बहुत गर्म चीज है और आपका हाथ उसके ऊपर लग जाता है तो उस छूने की वजह से आपको ये एहसास हुआ कि वो गर्म है तो हम हमारा हाथ वहां से हटाएंगे, तो वो जो गर्मी है उस पदार्थ की वो एक उद्दीपन का काम यहाँ पर करती है। जो भौतिक उद्दीपन है उसमें हीट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये आते हैं। थर्ड है आपका केमिकल स्टिमुलस, इसमें एसिड और बेस की या न्यूट्रल हो सकते हैं। केमिकल जो है ये ऐसे उद्दीपन आते हैं जिनमें कि अम्लीयता और क्षारीयता के कारण से वो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं। और एक और है आपका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कि विद्युत धारा जो है वो एक बहुत अच्छा उद्दीपक है जो कि आपके तंत्रिका आवेग का प्रारंभ करता है। तो ये इस प्रकार से ये 4 प्रकार इसके हो सकते हैं। अब जो सूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ रहे हैं कि जो सूचना तंत्रिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी? ये तंत्रिका आवेग के द्वारा पहुंचाई जाती है। अब तंत्रिका आवेग होता क्या है? इसकी जो परिभाषा प्रोसर ने दी थी उसके अनुसार तंत्रिका आवेग किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिका कोशिका में, या हम बात करें मोर प्रिसाइजली कि एक्सॉन में होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का वह योग है जो तंत्रिका तंतु में एक क्रियात्मक तरंग जो है वो उत्पन्न करता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये एक तरह से आपका विद्युत धारा का, या हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है कि आयनों में, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है, कि वहां से उसकी जो परमेबिलिटी है उसमें परिवर्तन होता है जिसके कारण से कुछ आयन बाहर जाते हैं, कुछ आयन भीतर आते हैं, जिसके कारण से उसके ऊपर चार्ज में अंतर आता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, पूरे में एक साथ स्वीप नहीं करता है, छोटे छोटे भागों में ये करता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह से दूसरी जो डेफिनेशन है वो गॉथलिन के अनुसार दी गई है। उन्होंने ये कहा कि तंत्रिका आवेग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो देख सकते हैं।
फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है हमें वहां पर नजर आते हैं। अब ये जो तंत्रिका आवेग जो उत्पन्न हो रहा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। इनको अगर हम देखें यहाँ पर कि जब कभी कोई तंत्रिका मिनिमम स्टिमुलस या जिसको हमने क्या कहा था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को ग्रहण करती है तो इसमें उत्तेजनशीलता और संवेदना उत्पन्न हो जाती है। और किसी निश्चित प्रकार के तंत्रिका तंतु के लिए देहली उद्दीपन का मान जो है वो निश्चित होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार के तंत्रिका तंतु के लिए कम से कम कितना स्टिमुलस होना चाहिए जिससे कि वो ये तंत्रिका आवेग को उत्पन्न कर सकता है। तो इसका मान जो है वो छोटे जंतुओं के लिए ज्यादा होता है और बड़े के लिए ये कम होता है। दूसरी चीज कि जब आवेग उत्पन्न हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए यह है कि सामान्य तंत्रिका आवेग केवल एक ही दिशा में गमन करता है, परंतु दिशा जो है वो किसी भी और हो सकती है। जेम्स ने एक नियम दिया था लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन, अप्रगामी संवहन नियम, कि हमेशा ये आगे की ओर जाता है। तो ये मान लीजिए कि हम किसी तंत्रिका तंतु को बिल्कुल बीच में एक्सॉन के बीच में से उसको अगर हम उत्तेजित करें तो जो इलेक्ट्रिक वेव जो जनरेट होगी वो तंत्रिका तंत्र के उस तंतु के दोनों ओर जाएगी। ठीक है। अब एक तंतु जो है उस पर जो सूचना ले जाई जा रही है आवेग के रूप में वो किसी दूसरे तंतु के ऊपर नहीं फैलता है, वो केवल एक ही तंतु में सूचना जो है वो जाती है। ये घटना जो है इसको हम विलगित प्रेषण या आइसोलेटेड प्रोपोगेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीट जो है जिन पर पाई जाती है वो इंसुलेशन का काम करती है और उसके कारण से वो एक दूसरे के अंदर नहीं जा पाती है। तंत्रिका तंतु पर एक आवेग के प्रेषित होने के बाद दूसरा आवेग कब उत्पन्न होगा, तो इसमें थोड़ा सा डिले होता है और ये जो गैप है उसको हम अनुत्तेजन अवधि या रेफ्रेक्टरी पीरियड कहते हैं। ये वो अवधि है जिसमें कि स्टिमुलस मिलने पर भी दूसरा आवेग जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो ये टाइम कितना होता है, क्योंकि ये जरूरी है कि एक स्टिमुलस आपको मिल गया उसके बाद में आपको कोई दूसरा स्टिमुलस जो है वो भी जरूरी है, वो भी आपको उसके लिए भी आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका तंत्रिका तंतु जो है वो आवेग उत्पन्न ही नहीं कर रहा है तब आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये रेफ्रेक्टिव पीरियड जो है बहुत कम होता है। तो ये क्या होता है कि उसका जो डायमीटर है तंत्रिका जो तंतु जिसमें कि आवेग उत्पन्न हो रहा है उसके डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मैमल्स में अगर हम बात करें तो ये 0.001 सेकेंड से 0.005 सेकेंड तक होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.001 सेकेंड का गैप कम से कम होना चाहिए। अगर 0.001 सेकेंड का गैप होता है तो वो 1000 आपका आवेग जो है एक सेकेंड के अंदर वो भेज सकता है। और अगर आपका 0.005 तक ये हो सकती है तो उसमें ये 200 से 1000 स्टिमुलस जो है या नर्व इम्पल्स जो है वो एक स्टिमुलस से जो लगातार मिल रहा है उससे प्रोपोगेट हो सकते हैं, आगे ये जा सकते हैं। देन एक मैंने आपको कहा था कि ऑल और नन सिद्धांत होता है, यानी या तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न अगर होता है तब वो दूसरे सिरे की ओर जाएगा ही, या तो वो उत्पन्न होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा हो जाए और आधा चल करके और खत्म हो जाए। तो ये उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी हमारे को कितनी चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी, जिससे कि वो जनरेट हो जाए। यदि वो एक बार जनरेट हो जाता है तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो उद्दीपन देहली उद्दीपन से कम मान का है तब उसके अंदर कोई भी उत्तेजना जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो किसी भी न्यूरॉन के अनुक्रिया दर्शाने पर उस अनुक्रिया की क्षमता को हम चाहें कि हम इसको उद्दीपन को बढ़ा दें तो वो तेज चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो या तो उत्पन्न होगा या नहीं होगा। अब जो वेग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग है उसके ऊपर उद्दीपन की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तंतु जो है मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। तो जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है इसकी, वो माइलिनेटेड फाइबर में अधिक होता है, ठीक है। और मैंने कहा था आपको कि ये उसके डायमीटर का अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 माइक्रोन अगर हम उसका डायमीटर बढ़ा दें तो उसकी जो स्पीड है वो लगभग 6 मीटर प्रति सेकंड जो है वो बढ़ जाती है। और 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारे तंत्रिका तंतु जो है कोई इतने लंबे चौड़े तो है नहीं, लंबे तो है नहीं, तो इसलिए ये बहुत फास्ट जो है वो जाता है। जो बात हम कर रहे थे, नेक्स्ट 6th कैरेक्टर देखा था हमने, अब 7th कैरेक्टर को अगर हम देखें कि इस क्रिया को कई भौतिक और रासायनिक कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। अगर तंत्रिका पर दाब पड़ता है या उसका टेम्परेचर कम होता है या कुछ रसायन जैसे क्लोरोफॉर्म और ईथर के कांटेक्ट में वो आता है, तो आवेग जो है वो स्पीड उसकी कम हो सकती है और ये अवरोध हट जाने के बाद में उसकी क्रियाशीलता जो है वो वापस आ जाती है। अब तंत्रिका आवेग अगर लगातार चलता रहे, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन के ऑक्सीकरण से, और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो तंत्रिका को लगातार अगर ऊर्जा मिलती रहेगी तो उसको थकान नहीं होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तब हमारे रिफ्लेक्सेज जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं या आवेग का संचरण जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से हमने ये कहा था कि माइलिनेटेड फाइबर का प्रभाव जो है वो माइलिन शीथ या मज्जा आच्छादन का भी इनके ऊपर प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इसके कारण से क्या होगा कि एक्सोलीमा जो है वो बाहरी वातावरण से केवल बहुत छोटे से भाग, जिनको हमने नोट्स ऑफ रेनवियर कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में पढ़ाया था और यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है इसको, ये नोट्स ऑफ रेनवियर है, इनके बीच वाला जो पार्ट है वो आपका इंटरनोड कहलाता है। तो इंटरनोड वाले भाग पर इंसुलेशन होता है, जो स्वान सेल्स के द्वारा सिक्रीट की गई मज्जा जो है वो वहां पर पाई जाती है। तो इसलिए जो संवेदना जो जाएगी वो एक नोड से दूसरे नोड पर इस तरह से छलांग लगाती हुई जो है वो जाती है, तो इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड है उनमें वो सतत रूप से जाता है। तो आवेग जो है दो प्रकार से जा सकता है, एक तो हो गया आपका कंटिन्यूअस और दूसरा साल्टेटरी या वल्गी चालन इसको कहा जाता है। ओके, तो सामान्यतः तंत्रिका तंतु जो है आवेगों को प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं और ये एक रेगुलर सीक्वेंस के अंदर कंडक्शन का काम करते हैं। तो मस्तिष्क में बहुत सारी संवेदनाएं जो है हमारे पास में आती रहती हैं। तो मस्तिष्क में आने वाले जो संवेदी आवेग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये उस भाग के ऊपर निर्भर करता है जहां संवेदना जा रही है। जैसे अगर ऑप्टिक नर्व है आपकी, या आंख से आपने कोई चीज देखा तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। वो दूसरे जो है वो उसके ऊपर कोई प्रभाव जो है वो वहां पर इसका नहीं होगा। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे।